हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी AK47। मैं हूं आपका दोस्त आशु चौधरी और आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी हमारा क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है? एनाटॉमी। जैसे हमारे लंग्स हो गए, हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनी हो गई। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी नोन एज फिजियोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं। जैसे हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो ये क्या हो गया हमारा? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूसिंग एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया? ATP की फॉर्म में। और ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? जो भी हम खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड फंक्शन इसका सेल डेथ, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल की डेथ करवाता है। और सेल की डेथ को हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो सेल पुराना हो गया है या जो खराब हो गया है, उस सेल को डेथ करवाना किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये सेल डेथ कैसे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया एक एंजाइम रिलीज करता है साइटोक्रोम C, जिसके थ्रू सेल की डेथ होती है। थर्ड फंक्शन है इसका स्टोरिंग कैल्शियम। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को भी स्टोर करके रखता है। एंड फोर्थ फंक्शन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? बोन फॉर्मेशन सेल होते हैं जो कि बोन को बनाते हैं और क्या कहलाते हैं? हमारे ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? ये बोन ब्रेकिंग सेल होते हैं। तो ये क्या करते हैं? बोन को ब्रेक करते हैं। तो बोन को ब्रेक करना क्यों जरूरी है? बोन की जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए। जब बोन ग्रो करती है तो उसकी शेप को मेंटेन करना जरूरी होता है। तो बोन की शेप को मेंटेन कौन करती है? ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रोड एंड कोन सेल। तो जो ह्यूमन आई होती है उसके रेटिना में दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो रोड सेल्स क्या होती हैं? ये वो सेल होती हैं जिनके थ्रू हम डिम लाइट में या रात में भी देख सकते हैं। और इनके पास एक फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। और कौन सेल्स क्या होती हैं? जिनके थ्रू हम ब्राइट लाइट या दिन में भी देख सकते हैं और कलर की पहचान करते हैं कि ये ब्लू है और ये रेड है। और इसमें जो पिगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं आयोडोप्सिन। तो हमने रोड सेल्स और कौन सेल को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्या है हमारा? व्हाट इज कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है? तो चलिए इसको इसके नाम से हम समझते हैं। तो इसके नाम में यहाँ क्या आ रहा है? कैटा, कट मतलब काटना। यानी कि इसमें क्या होता है? चलिए इसको हम यहाँ समझते हैं। जैसे ये कोई हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है ABC, और जब हम इस पर कैटाबोलिज्म प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो ये किस में टूट जाता है? A + B + C में। तो यहाँ क्या हो रहा है? लार्ज मॉलिक्यूल किस में टूट रहा है? सिंपल मॉलिक्यूल में या स्मॉल मॉलिक्यूल में। तो किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होने की को ही हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। यही हमारे यहाँ लिखा हुआ है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डाइजेशन। और एनाबोलिज्म क्या होता है? ये कैटाबोलिज्म का जस्ट अपोजिट होता है। और इसको यहाँ समझिए कि ये कोई हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल है A + B + C, और इनमें जब हम एनाबोलिज्म प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं? एक साथ अटैच्ड हो जाते हैं और मिलकर क्या बना लेंगे? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ABC। तो जब स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म। यही डेफिनेशन हमारी यहाँ लिखी हुई है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉस्फोराइलेशन, एनर्जी का बनना या फॉर्मेशन ऑफ ATP। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट और एक एडिनोसिन मिलकर क्या बना रहे हैं? ATP। और ATP क्या है हमारा? एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट अबाउट द 2 मेन फंक्शन ऑफ स्किन। तो यहाँ पर हमें स्किन के 2 फंक्शन बताने हैं। तो एक फंक्शन हो गया हमारा प्रोडक्शन। तो हमारी स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है।
किससे प्रोटेक्ट करती है? इन्वेजन बाई माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अटैक से, केमिकल से और फिजिकल एजेंट से। सेकंड फंक्शन क्या है हमारा? एक्सक्रीशन। तो स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है, बाहर निकालती है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफाइन सजाइटल एंड पैरासजाइटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन क्या होता है? इट इज ए वर्टिकल प्लेन विच पासिस थ्रू द मिड लाइन एंड डिवाइड बॉडी और ऑर्गन इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड्स। यानी कि ये एक वर्टिकल प्लेन होता है जो बॉडी के मिड लाइन से पास होता है और बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे इसको यहाँ समझिए, ये कोई हमारी ह्यूमन बॉडी है और जब कोई वर्टिकल प्लेन इसको मिड लाइन से पास होकर निकलता है तो ये क्या करता है? इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। और पैरासैजिटल प्लेन क्या होता है कि अगर ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन है ये मिड लाइन से पास ना होकर थोड़ा अलग से पास होता है तो ये क्या करता है? बॉडी को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और इस प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं? पैरासैजिटल प्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम द बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर। तो कान में कौन कौन सी हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं? नंबर 1 स्टेपीज, नंबर 2 इनकस, नंबर 3 मेलस। और ये जो स्टेपीज होती है ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, होमो प्लस स्टैसिस। होम्यो मीन्स सेम और स्टैसिस मीन्स स्टैंडिंग या स्टेट। यानी कि अगर कोई भी प्रोसेस एक रेंज में कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट बीट। सो होम्योस्टैसिस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी डेफिसिट चेंजेस इन द वर्ल्ड आउटसाइड। यानी कि होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है जो क्या करती है? हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखती है, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट कुछ भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37.5 डिग्री सेल्सियस ही होता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो या 30 डिग्री सेल्सियस हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इराइथ्रोपोइसिस। तो ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इराइथ्रो एंड पोइसिस। तो इराइथ्रो मीन्स आरबीसीस एंड पोइसिस मीन्स सिंथेसिस। यानी कि आरबीसीस के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इराइथ्रोपोइसिस। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है, किसका? जॉइंट्स बोन्स का, जो क्या करता है? एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बॉडी के लिए। यानी कि स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का क्या है? एक सपोर्टिंग सिस्टम है। आप सपोज करो कि अगर हमारी बॉडी में बोन्स ही ना हो तो क्या होगा? हम खड़े नहीं हो पाएंगे, ना हिल पाएंगे, ना एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे। तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको? हमारी बॉडी को। और हेल्प करता है सीधा खड़े होने में, चलने में और एनी फिजिकल एक्टिविटी में, और सांस लेने में भी हेल्प करता है। और इसके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं? बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो ह्यूमन स्केलेटल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल की अगर बात करें तो ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्कल एंड जॉ, यानी कि हमारी खोपड़ी और जबड़ा। एंड सेकंड इज वर्टिब्रल कॉलम, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और एपेंडिकुलर स्केलेटन भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्रिडल्स और लिम्स में। और इन दोनों के भी दो सब टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रिडल के पेक्टोरल एंड पेल्विक एंड और लिम्स के आर्म्स एंड लेग्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? बोन्स ऑफ आवर बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। द बैकबोन ऑफ ह्यूमन बीइंग कंप्राइजेज ऑफ 33 वर्टिब्री एंड 26 बोन। यानी कि हमारी बैकबोन में 33 वर्टिब्री होती हैं और बोन कितनी होती है? 26। अब ये कैसे होता है कि 33 वर्टिब्री होती हैं और 26 बोन्स? तो क्या होता है दोस्तों, बर्थ के बाद कुछ वर्टिब्री आपस में फ्यूज हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? एक बोन बनाती हैं। चलिए इसको यहाँ समझते हैं कि जैसे आपको ये यहाँ एक कर्व्ड रोड दिखाई दे रही है जो क्या करती है? हमारी बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प करती है। तो अगर हम अपनी बैकबोन को डिवाइड करें तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 5 पार्ट में। नंबर 1 सर्विकल, नंबर 2 थोरेसिक, नंबर 3 लिम्बर, नंबर 4 सैक्रम एंड नंबर 5 कोकस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी बैकबोन में छोटे छोटे बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी वजह से पूरी बैकबोन बनी हुई है।
और इन छोटे छोटे बोनी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री। यानी कि ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो किससे मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी वर्टिब्री से। बात करें अगर सर्विकल की, तो इसकी जो वर्टिब्री होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी नेक में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये किसको बैलेंस करती है, हमारे हेड को। और इसमें कितनी वर्टिब्री होती है, 7। नेक्स्ट है इसमें थोरेसिक रीजन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे चेस्ट में। और इस रीजन में जो वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यही वो रीजन है जिससे हमारी रिब्स यानी पसलियाँ अटैच्ड होती हैं। और इसमें कितनी वर्टिब्रा होती हैं, 12। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूमर रीजन। इसमें 5 वर्टिब्री होती हैं और ये कहाँ होता है, हमारा स्टोमक में। नेक्स्ट आता है हमारा सैक्रल हिप रीजन में, और इसी की वजह से हमारी लेग्स, हमारी हिप्स आपस में अटैच्ड होते हैं। और इसमें 5 वर्टिब्री होती हैं जो क्या करती हैं, आपस में फ्यूज्ड होती हैं और फ्यूज होकर क्या बनाती हैं, एक बोन बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कोकस या टेल बोन। इसमें क्या होता है, 4 वर्टिब्री आपस में फ्यूज्ड होकर क्या बनाती हैं, एक बोन बनाती हैं। तो इस तरह से हमारी बैकबोन में 33 वर्टिब्री और 26 बोन होती हैं। और इनकी थ्योरी आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपने अभी पीछे देखा था कि हमारी वर्टिब्री एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं और उनके बीच में होल है, और उस होल के बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। सेकंड पॉइंट इज इट कैरीज द वेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मोशन एंड स्टैंडिंग। यानी कि हमारी बैकबोन की वजह से ही हम अपनी बॉडी का वेट कैरी कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज कि हम एंटीरियर सर्विकल वर्टिब्री की हेल्प से ही अपने हेड को मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। यानी कि इसी की वजह से हम अपनी बॉडी को आगे पीछे या दाएं बाएं मूव कर पाते हैं। तो इनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन ब्लड कोगुलेशन, राइट इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड अपनी फ्लूइडिटी को लूज कर देता है, यानी कि अपने लिक्विड करैक्टर को लॉस कर देता है और एक जेली लाइक मास फॉर्म कर लेता है। सिंपली हम अगर बात करें तो ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, रक्त का जमना या रक्त का थक्का बनना। जैसा आपने देखा होगा कि जब भी हमारी बॉडी के किसी पार्ट में चोट लग जाती है और ब्लड निकलता है तो थोड़ी देर के बाद वहाँ एक ब्लड का थक्का बन जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन। तो जनरली क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, तो सबसे पहले वहाँ क्या होता है, प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है। और प्लेटलेट्स उस प्लेस पर जहाँ इंजरी हुई है वहाँ इकट्ठा होती हैं और क्या बनाती हैं, एक टेम्पररी प्लग। और फिर क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, क्लोटिंग मैकेनिज्म प्रोसेस स्टार्ट होती है और क्या बनता है, फिब्रिन क्लोट। और ये जो फिब्रिन क्लोट है वो क्या बनाता है, परमानेंट प्लग। तो जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो चोट के लगने के बाद जो क्लोट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिब्रिन क्लोट। और इस फिब्रिन क्लोट के बनने के बाद कुछ मिनट टू आवर्स में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है क्लोट रिट्रैक्शन। यानी कि ये जो फिब्रिन का क्लोट है वो सिकुड़ने लगता है। तो चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं जिसके थ्रू ब्लड क्लोटिंग होती है। तो चलिए इस चार्ट को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में, इन दी प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम। और थ्रोम्बिन क्या करता है, देखिए इसके 2 स्टेप हैं। तो इस स्टेप में थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फिब्रिनोजन मोनोमर में। और मोनोमर मीन्स एक सिंगल यूनिट। और फिर ये कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन फाइबर्स में। चलिए अब इसका सेकंड स्टेप देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, थ्रोम्बिन फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से फिब्रिन फाइबर्स क्रॉस लिंक्ड फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लीडिंग क्या होती है, रुक जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस इन्वॉल्वड इन ब्लड कोगुलेशन। तो जनरली ब्लड कोगुलेशन के फॉर्मेशन में 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, एंड नंबर 3 कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये कहाँ से आता है हमारी बॉडी में, तो इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये कहाँ से बनता है, टिश्यू थर्मोप्लास्टिन से। और थर्मोप्लास्टिन क्या होता है, ये एक ऐसा एंजाइम होता है
जो डैमेज सेल से या प्लेटलेट से रिलीज होता है और ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती है वो प्रोथ्रोम्बिन को डायरेक्टली एक्टिवेट कर देती है। और प्लेटलेट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड में। नेक्स्ट स्टेज है हमारी कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। यानी कि इस स्टेज में क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में। यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन अभी फॉर्म हुआ है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे से, वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, थ्रोम्बिन में। फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है और फिब्रिनोजन फिब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट होता है। और मोनोमर्स मतलब कि ये सिंगल यूनिट होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, फिब्रिन थ्रेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोट। लास्ट स्टेज है हमारी कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। इसमें क्या होता है, वेरियस स्टेप्स के थ्रू फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ब्लड कोगुलेशन और उसकी स्टेजेस। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्या है हमारा, ड्रा ए बेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सेल का एक डायग्राम बनाना है, जैसा कि आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे मूव होते हैं। तो बेसिकली सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट क्यों रिक्वायर्ड होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, क्योंकि किसी भी सेल को अपने कंपोजिशन को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अंदर जिस सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है उनको सेल के अंदर आने देती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल के बाहर जाने देती है। इसलिए हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये जो मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये हमारी सेल की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो सब्सटेंस सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि उसमें हेल्पफुल होते हैं। और जो सब्सटेंस सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी सेल के बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि अगर ये वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारी सेल धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। तो ये दो टाइप का होता है, नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम बात करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सो इन दिस प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, यानी कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ कंसंट्रेशन हाई है और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन लो है। तो यहाँ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे आप इसको यहाँ समझिए कि हमारे पास एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, और अगर हम इनको यहाँ नीचे से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें हमारा पानी कितना है, इतना, और इस वाले कंटेनर में हमारा पानी कितना है, इतना। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि इस वाले कंटेनर का जो पानी है वो इस तरफ मूव होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस तरफ क्या है, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और ये मूवमेंट कब तक होती रहती है, जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। और इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो एग्जाम्पल क्या होते हैं, गैसेस लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हमारा दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब बात करें अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की, तो इसमें क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करता है और कहाँ आ जाता है, सेल के अंदर, विदाउट हेल्प ऑफ एनी कैरियर प्रोटीन। जैसे आप इसको यहाँ समझिए कि ये कोई हमारा मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है, इस लिपिड बाइलेयर को डायरेक्टली क्रॉस करता है और कहाँ आ जाता है, हमारी सेल के अंदर, बिना किसी चैनल प्रोटीन की हेल्प के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये भी क्या है, हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। तो इसमें भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, बट इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू होता है। लाइक ये कोई हमारा मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है, इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू कहाँ जाता है, हमारी सेल के अंदर। तो अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की।
So in this process transportation of molecules or ions opposite to concentration gradient। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि मोलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब अगर मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो एनर्जी रिक्वायर्ड हेयर, फॉर एग्जांपल लार्ज साइज मोलिक्यूल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम और आयंस। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमारा दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यह एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का टाइप होता है इन विच एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। तो जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि इस प्रोसेस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब एटीपी से एनर्जी मिल जाती है तो जो कैरियर प्रोटीन होता है उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो शेप चेंज होने की वजह से वो क्या करता है, सब्सटेंस को पंप करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको भी आप यहाँ से पढ़ लेना, ये भी हमारा लगभग सेम ही है। अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे ये कोई हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की दो लेयर से बनी हुई होती है और यहाँ चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिनके थ्रू रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करते हैं। और यहाँ कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। यही हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विथ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। और सेकंड पॉइंट क्या है इसमें हमारा, इट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल डेट सेपरेट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि दोस्तों ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, सेल की बाउंड्री होती है जो क्या करती है, इसके इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी ऑरेंज को खाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके छिलके को साफ़ करते हैं। तो जो ऑरेंज का छिलका होता है वो क्या होता है, ऑरेंज की मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, उसके इंटरनल पार्ट को एक्सटर्नल पार्ट से अलग करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट्स गिव शेप टू द सेल। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सेल की शेप डिसाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के मेनली तीन कंपोजिशन होते हैं। नंबर 1 लिपिड्स 40%, नंबर 2 प्रोटीन्स 50% एंड नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 10%। और लिपिड जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा हो गया फॉस्फोलिपिड्स एंड सेकंड कोलेस्ट्रॉल। उसी तरह से प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इंटरनल प्रोटीन्स एंड सेकंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट एंड नोट ऑन ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। यानी कि ब्लड ग्रुप क्या है, आरबीसीज की सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट या एब्सेंस होते हैं उनके आधार पर ब्लड का क्लासिफिकेशन। और ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने 19 में। किसके बेस पर, एंटीजन के बेस पर जो आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन या सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और इसके आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप फॉलोइंग टाइप के होते हैं। नंबर 1 एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड नंबर 2 आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो चलिए हम देखते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेल स्टडीड ब्लड ग्रुप होता है जो किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो अगर किसी पर्सन के ब्लड में ए एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए। और ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए और ओ वाले से। और डोनेट किसको कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए और ए बी वाले को। ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन के ब्लड में बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी। और ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप बी और ओ वाले से। और डोनेट किसको कर सकता है, ब्लड ग्रुप बी और ए बी वाले को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है। तो अगर किसी पर्सन के ब्लड में ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी। और ये ब्लड किससे रिसीव करता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ टाइप वाले से। यानी कि ये सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर भी कहते हैं। और ये डोनेट किसको करता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले को।
लास्ट है हमारा ब्लड ग्रुप ओ। इसमें क्या होता है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये ब्लड किससे रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाले से। और डोनेट किसको कर सकता है, सभी ब्लड ग्रुप्स को, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप को सिस्टम कौन सा है हमारा, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है और इसमें हमारे कितने एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, 49, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन्स कौन से होते हैं, एंटीजन डी। और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। और इन्हीं के बेसिस पर क्या होता है, हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या ए निगेटिव। तो आरएच पॉजिटिव में क्या होता है, आरबीसीज की सरफेस पर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और आरएच पॉजिटिव में आरबीसीज की सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या है हमारा, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जांपल। तो दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम पहले ही अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको वहाँ से अच्छे से समझ लेना। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो हियरिंग हम किससे करते हैं, अपने ईयर से। तो चलिए अपने ईयर को समझ लेते हैं कि हमारा ईयर क्या होता है। तो ह्यूमन बींग्स में ईयर का एक पेयर प्रेजेंट होता है, जिसमें से एक ईयर हमारे हेड के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है और दूसरा ईयर हेड के राइट साइड प्रेजेंट होता है। तो ईयर हमारा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग के लिए, यानी कि सुनने के लिए, एंड एज वेल एज मेंटेनिंग बॉडी इक्विलिब्रियम। तो इस प्रकार हमारा कान न केवल साउंड को समझने में हेल्प करता है, बल्कि बॉडी की डिफरेंट पोजीशन को बैलेंस करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो हियरिंग कैसे पॉसिबल है, यानी कि हम कैसे सुन सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी साउंड वेव्स होती है वो पहले वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। इन साउंड वेव्स को ऑरिकल कलेक्ट करता है और क्या करता है, ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। और जब ये साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल में जाती हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर हिट होती हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन से क्या होता है, ये वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ ट्रांसमिट हो जाती है, हमारे मिडल ईयर में, जहाँ पर हमारे ईयर ओसिकल प्रेजेंट होते हैं, जो इसकी वजह से वाइब्रेट होते हैं। और इन ईयर ओसिकल के वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा एंड वाला ईयर ओसिकल है उसकी फुट प्लेट ओवल विंडो पर हिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड इन कोक्लिया मूव, यानी कि हमारे इनर ईयर में जो कोक्लिया है वहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, मूव करता है। तो एक पैरालिम्फ फ्लूइड होता है और एक एंडोलिम्फ। तो जो एंडोलिम्फ होता है वो कोक्लियर डक्ट में मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कोर्टी वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन ऑफ कोर्टी में नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं। देन ये जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो कोक्लियर नर्व के साथ मिलकर कहाँ जाती है, मेडुला ऑफ सेरिब्रम में। तो इस तरह से हम सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप यहाँ से लिख लेना, और इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से बना लेना। और यहाँ नीचे हमारे क्या लिखे हुए हैं, फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। और जो लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं सॉल्यूशन PDF में ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।